हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 द मौर्यन एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने मगध के बारे में पढ़ा था। मगध जो था वो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल वाला था। मगध ने बाकी सारे महाजनपद को हरा के अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी। और जो लास्ट मगध रूलर थे आपके, जो कि थे धनानंद, उन्होंने भी मगध की जो टेरिटरी थी उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो भी। लेकिन हुआ क्या था आपके कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने धनानंद को हरा दिया था और इस तरीके से पूरा मगध उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया था। कॉन्क्योर करके उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? मौर्यन एम्पायर का नाम दिया था। तो इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने धनानंद को हरा के मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। तो इस तरीके से आपके जो दोनों चैप्टर हैं, मगध वाला और ये मौर्यन एम्पायर वाला, वो कनेक्ट होता है। अब हम इसके आगे मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं द मौर्यन एम्पायर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें पहली लाइन वही है कि जो आपका मगध महाजनपद था वो बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर बना। एंड उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मगध महाजनपद को हरा दिया और हरा के अपना मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। लेकिन ऐसा ही नहीं था कि बस मगध था, उसको हरा के जो भी चीज़ें थी, जो भी जगह थी, उसको सीधा मौर्यन एम्पायर का नाम दे दिया और वही मौर्यन एम्पायर था। उसके अलावा भी जो है मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया था नॉर्थ में, साउथ में। जो मगध था वो आपका बहुत सीमित जगह पे था, सिर्फ नॉर्थ में था, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था। लेकिन आपका जो मौर्यन एम्पायर था वो पूरा इंडिया में फैला हुआ था, ठीक है, जो आज का इंडिया है, ठीक है। साउथ में भी था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी था, पूरे सेंट्रल इंडिया में भी था, नदर्न इंडिया में भी था, ठीक है। तो पूरा इंडिया कवर करता था। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मौर्यन रूलर हैं वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। फिर उनके बेटे बिंदुसार एंड उनके बेटे अशोका, ठीक है, अशोका द ग्रेट, इनका भी नाम आपने सुना होगा। ये जो थे ये सबसे पॉपुलर, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा पावरफुल मौर्यन रूलर थे। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि मौर्यन हिस्ट्री के मेन सोर्सेज कौन से थे, ठीक है। मतलब कि मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, किन किन जगहों से, किन किन बुक्स से हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहला है आपका रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में आपके आते हैं हिंदू पुराण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ठीक है। इन सारे ही बुक्स से हमें मौर्यन रूलर्स के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन से, कि हिंदू से या बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही पता चलता है। बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में इनके बारे में लिखा हुआ है, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। इससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिलीजियस सोर्सेज में क्या होता है कि उन बुक्स में रिलीजन के बारे में लिखा होता है, धर्म के बारे में लिखा होता है, लेकिन नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में धर्म के बारे में नहीं लिखा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। आपने सुना होगा, ये कौटिल्य की बहुत फेमस बुक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है, ठीक है, कौन से ऑफिसर होंगे, कैसे सब कुछ देखना है। वो हम आगे, इसका क्वेश्चन भी है एक, तो वहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली। तो गवर्नेंस के ऊपर ये बुक है। तो ये एक नॉन रिलीजियस बुक है और इसमें भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आपका बुक आता है मुद्र राक्षस ऑफ विशाखदत्त। तो इसमें भी जो है, इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से चाणक्य ने जो है अपनी राजनीति और कूटनीति के थ्रू जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी मदद की थी धनानंद को हराने में। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कथा सरित सागर ऑफ सोमदेव। ये भी एक नॉन रिलीजियस बुक है और इससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन अकाउंट। मेघास्थन एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। मतलब जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उस टाइम पे ये इंडिया में आए थे। तो इन्होंने अपनी बुक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कैसी सोसाइटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बुक इंडिका में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब होता है आपका कि जैसे पिलर्स वगैरह हैं, ठीक है, स्तूपास हैं, उस पर कुछ लिखा है, खुदाई में कुछ मिल गया, तो ये सारे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो आपके जो अशोका के पिलर्स हैं, आपने देखा होगा सारनाथ में भी है, ठीक है, इलाहाबाद में है, वैशाली में, बिहार में, दिल्ली में बहुत सारे पिलर्स, स्तूपास हैं जिसपे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। अशोका के जो टाइम था उसके बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से हमें मौर्यन टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा खुदाई में कॉइन्स वगैरह भी मिलती हैं, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे जो हैं ये आपके सोर्सेज हैं मौर्यन हिस्ट्री के, ठीक है। मौर्यन टाइम के बारे में कहाँ से पता चलता है? इन सारी चीज़ों से पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे
इसमें पूछा गया है व्हाई इज चंद्रगुप्त मौर्य रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरिक एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया, डिस्कस हिज अचीवमेंट्स। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे इंडिया का पहला हिस्टोरिक एम्परर क्यों कहते हैं और उनकी अचीवमेंट्स बतानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, मैंने बताया आपको। इसके अलावा इन्हें फर्स्ट हिस्टोरिक एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लार्ज यूनिफाइड एम्पायर बनाया था विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसके पहले क्या, इनके पहले कोई पावरफुल रूलर नहीं था, इनके पहले क्या कोई पावरफुल किंगडम नहीं था? तो ऐसा नहीं है, इनके पहले भी बहुत सारे पावरफुल रूलर थे, बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिनके अंडर पूरा इंडिया यूनाइट हुआ था। ठीक है, इसके पहले जो आपका मगध एम्पायर था, मैंने बताया था बहुत पावरफुल था, लेकिन एक एरिया तक सीमित था। ठीक है, पूरा इंडिया कवर नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य में और मौर्यन एम्पायर में जो है आपका पूरा इंडिया कवर किया गया था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब कवर किया गया था ऑलमोस्ट। इसलिए इनको फर्स्ट हिस्टोरिक एम्परर मानते हैं पूरे पैन इंडिया का। ठीक है, पूरे कंट्री को इन्होंने यूनिफाई किया था और पूरे कंट्री को यूनिफाई करके उसको चलाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं फर्स्ट हिस्टोरिक एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अचीवमेंट्स पे। ठीक है, तो पहली अचीवमेंट थी यही कि इन्होंने मौर्यन एम्पायर की पूरी नींव रखी थी, इन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। ठीक है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, उनकी मदद से, उनकी गाइडेंस से इन्होंने जो नंदा डायनेस्टी है, जिसके आपके धनानंद उस टाइम पे रूलर थे, उनको हराया था और हरा के जो आपका मौर्यन एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड अचीवमेंट थी इनकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया इतनी बार कि इन्होंने पूरी इंडिया को यूनिफाई किया था। इसके पहले जितने भी राजा थे वो बस एक एरिया तक रूल करते थे, कोई बिहार रूल कर रहा है, ठीक है, कोई बंगाल पे रूल कर रहा है, मतलब थोड़े थोड़े एरिया पे रूल करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पूरा इंडिया यूनिफाई हुआ था, एक राजा के रूल के अंडर में आया था, तो ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट अचीवमेंट आपका आता है डिफीट ऑफ सेलेकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेलेकस निकेटर के साथ हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का ही कुछ सक्सेसर था। ठीक है, अराउंड 305 BCE के जो आपका सेलेकस था उसने इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे जो है अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के अगेंस्ट में कैंपेन किया। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इस वजह से सेलेकस निकेटर टिक नहीं पाया और हार गया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई, जिसमें पीस ट्रीटी और मैरिज अलायंस ट्रीटी दोनों शामिल थी। तो नेक्स्ट अचीवमेंट इनका आता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर चाणक्य। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ठीक है, जिसमें सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, उसके बाद लोअर लेवल्स पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम था। जो विलेजेस थे आपके डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे, जिससे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से मैनेज हो पाए। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो इनकी आर्मी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आपको इस बात से ही पता चलेगा कि इन्होंने सेलेकस निकेटर को हरा दिया था अपनी आर्मी की वजह से उस टाइम की, और पूरे एंशिएंट इंडिया की जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा है इस मामले में। ठीक है, एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया, इरिगेशन को बहुत बढ़ावा दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत इम्प्रूव किया, रोड बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, कम्युनिकेशन और ट्रैवल का सिस्टम बहुत ही एक्सेलेंट था उस टाइम पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यास। तो मौर्यास का, मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एक्सेलेंट था, अभी हमने एक पॉइंट में देखा भी, तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड, एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड था। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है जो कि गवर्नेंस के ऊपर है, ठीक है, पूरे राज्य भार को कैसे संभालना है वो लिखा है उस बुक में, तो उसी पे बेस्ड था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके अलावा जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोका थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया कि हर गाँव में, डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि उस पूरे गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। इस तरीके से इन्होंने पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया। तो
तो अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, मतलब जो राजा था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, ठीक है। उनको हेल्प करने के लिए मिनिस्टर और ऑफिशियल्स होते थे और साथ में उनकी पावर्स को देखने के लिए भी कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मोनार्की था मतलब कि जो राजा है उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम चलता था। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय अ मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे उनको बोलते थे अमात्य। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे ये राजा की हमेशा मदद करते थे डिसीजन लेने में, ठीक है। इसके अलावा राजा की पावर को चेक भी करते रहते थे कि कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, सारे डिसीजन अच्छे से लिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभल रहा है। तो इन सब चीज़ों में वो राजा की मदद करते थे। नेक्स्ट फीचर आता है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो पूरा एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। प्रोविंसेस मतलब जैसे राज्य है ना, आज के टाइम पे डिफरेंट राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वैसे ही प्रोविंसेस होता है, ठीक है। प्रोविंसेस को भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, फिर डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में, इस तरीके से डिवाइड किया था। और हर जगह पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में, प्रोविंसेस में, हर जगह जो है आपके ऑफिसर अपॉइंट किए हुए थे, गवर्नर अपॉइंट किए हुए थे, जो कि प्रोविंसेस को मैनेज करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से मैनेज हो पाए इसके लिए सब किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका जो जिला होता था, डिस्ट्रिक्ट होते थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे। एंड इसके अलावा जो आपके विलेजेस होते थे उनको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए ग्रामिक होता था। ग्रामिक जो कि आपका विलेज हेडमैन होता था, ठीक है, पूरे गांव का जो हेड होता था वो मैनेज करता था। रेवेन्यू सिस्टम एफिशिएंट था, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका लैंड रेवेन्यू ही था, लेकिन इसके अलावा आपका ट्रेड से, इंडस्ट्रीज से, फॉरेस्ट से, माइन से और कस्टम ड्यूटीज़ से भी टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट था मॉडर्न टाइम पे, ठीक है। एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया हुआ था जो कि आर्मी, नेवी, एलिफेंट, चैरियट, आपकी जो रथ होती है, रथ वाली सेना होती है, कैवेलरी मतलब आपके जो घोड़े पे बैठे होते हैं सैनिक, वो वाली जो सेना होती है, इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, इन सब को मैनेज करने के लिए एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, जिससे कि आर्मी में कोई प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी मौर्यन एम्पायर ने बहुत काम किया है, बहुत सारी रोड बनाई है, इरिगेशन वर्क हुए हैं, हॉस्पिटल भी बनाए थे। अशोका के हॉस्पिटल बहुत फेमस थे, ठीक है। रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे कि कोई जा रहा है काम करने तो थक गया है तो वहाँ पे आराम कर सकता है रुक के, ठीक है। प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अशोका, ठीक है। तो अशोका का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसे पूछा जाता है क्योंकि अशोका जो थे उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। नॉन वायलेंस एक्सेप्ट कर लिया था कि अब कोई वॉर नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इस वजह से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोका ने अपने जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए, लेकिन बुद्धिज़्म अपनाने के बाद इन्होंने अपनी जो प्रजा थी, अपने जो लोग थे, उनकी वेलफेयर और मोरल प्रोग्रेस के लिए बहुत काम किया, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस किया, बाकी चीज़ों पे कम ध्यान दिया कि ये अपनी टेरिटरी बढ़ा लेते हैं, उनसे वॉर लड़ लेते हैं, ये सब चीज़ों तो उन्होंने बिल्कुल त्याग दी थी। तो उनका मेन फोकस यही था कि मैं अपनी प्रजा के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला है वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट। तो जो अशोका थे वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरीके ट्रीट करते थे एंड उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया। नेक्स्ट है टूर ऑफ ऑफिशियल्स। उनके जो ऑफिशियल्स थे, राजुकास, युक्तास, महामत्रास, तो उनको जो है उन्होंने एक एरिया असाइन कर दिया था एंड उनको ऑर्डर दिया था कि वो अपने असाइंड एरिया में रेगुलरली विजिट करें, ठीक है, जिससे कि वो देख पाएँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट है धर्म महापत्रास। तो अशोका ने एक नए क्लास ऑफ ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिनका नाम था धर्म महापत्रास, और इनका काम था वेलफेयर और रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करना, मतलब डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़े, हार्मनी बढ़े, भाईचारा बढ़े, लड़ाई झगड़े कम हो, इसके लिए इन्होंने इन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। इसके अलावा स्त्री महापत्रास नाम के भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करते थे। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशल रिफॉर्म। तो जुडिशल रिफॉर्म के लिए इन्होंने राजुकास को जुडिशल पावर्स दी थी, ठीक है। ये जो आपके होते थे ये आपके बहुत लो लेवल ऑफिसर्स होते थे। लो लेवल ऑफिसर्स मतलब विलेज के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। तो इसको इसलिए लाया था कि जो आपके लोग हैं उनको बहुत ही जल्दी न्याय मिल पाए, ठीक है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में भी
ऑफिसर्स होंगे, मतलब ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, विलेजेस में भी जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, तो लोगों को जल्दी जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सारे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो बुद्धिस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि अशोका बुद्धिज़्म इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, तो सबके लिए सेम क्रिमिनल और सिविल लॉज थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को फ़ायदा दे रहे हैं, किसी एक रिलीजन को नहीं, सबको इक्वली जो है ये ट्रीट करते थे। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक वेलफेयर वर्क। तो इन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, रोड बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, ठीक है, कैनल्स बनवाई थी आपकी इरिगेशन के लिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्लांट मतलब और ट्रीज़ लगवाए थे, शेड गिविंग, ठीक है, छाया देने वाले पेड़ लगवाए थे, जिससे कि कोई राह चलता जा रहा है, राहगीर जा रहा है, थक गया है, तो रेस्ट रूम भी बनवाए थे और पेड़ की छाँव में भी आराम कर सकता है इसलिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो जब अशोका कलिंगा वॉर जीते थे, उसके बाद इन्होंने वायलेंस को पूरी तरीके से त्याग दिया था, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया था। उस टाइम पे इन्होंने अपने पूरे एम्पायर में जो हंटिंग है उसको बैन कर दिया था कि कोई भी जानवर को अब नहीं मारेगा, ठीक है, जानवर को मारना पूरा बैन हो गया था पूरी तरीके से। इसके अलावा जो मीट और फिश कंजप्शन है उसको भी सर्टेन डेज पे बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अशोकाज धम्मा एंड व्हाट वर इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद जब अशोका ने वायलेंस को पूरी तरीके से त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया एंड बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने पूरे एम्पायर में धम्मा को प्रमोट किया। तो ये धम्मा क्या था, ये बेसिकली जो संस्कृत वर्ड में आपका धर्म होता है उसका ही प्रकृत फॉर्म है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट रिलीजन है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, जो आपके जो सिंपल मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट खून खराबा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो सारे ही धर्मों में एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसको ही धम्मा कहते हैं। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं उनका इस वर्ड पे, धम्मा पे, इस पॉलिसी पे डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यू है। तो सबसे पहले हैं आपके आर.जी. भंडारकर। इनका कहना है कि धम्मा वो सेकुलर बुद्धिज़्म, मतलब जो आपके बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका ही एक सेकुलर फॉर्म है धम्मा, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि एकदम बुद्धिस्ट टीचिंग को ही वो प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल शामिल हैं धम्मा में जो कि आपके बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड तो हैं, लेकिन सारे रिलीजन में वो फॉलो होते हैं। सारे रिलीजन जो है इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने दिए भी इतने सारे। नेक्स्ट हिस्टोरियन है आपके F.W. थॉमस। तो ये कहते हैं कि अशोका बुद्धिस्ट थे, बट जो धम्मा वो प्रमोट करते थे वो इज़ नॉट बुद्धिज़्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब अगर आप कहोगे कि बड़ों का आदर करो, ठीक है, वायलेंस मत करो, किसी को मारो मत, तो ये सारी चीज़ें किसी धर्म तक तो सीमित नहीं है, ठीक है। इस वजह से बोला गया है कि ये सारे प्रिंसिपल जो हैं ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल एकदम टिपिकल नहीं थे, ये जो है ये आपके यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट हिस्टोरियन है आपके V.A. स्मिथ एंड R.K. मुखर्जी। इन्होंने भी यही बोला था कि जो धम्मा है वो यूनिवर्सल मोरल कोड है और किसी एक रिलीजन से लिंक्ड या सीमित नहीं है। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस का ये मानना था कि क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिज़्म को ही पढ़ाते थे, वही सबको बोलते थे कि बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लो। वो ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स को लोगों को बताते थे, प्रमोट करते थे, जो कि सारे रिलीजन में कॉमन है, ठीक है। अब ये धम्मा इंट्रोड्यूस करने के पीछे अशोका का क्या रीज़न था, तो सबसे पहला क्योंकि बहुत ही बड़ा डाइवर्स मौर्यन एम्पायर था, तो सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से सारे लोग बिलोंग करते थे, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी कास्ट का है, तो सबको यूनाइट करने के लिए ये धम्मा को प्रमोट करते थे, जिसमें बेसिकली मोरल प्रिंसिपल्स ही थे, भाईचारे की फीलिंग, ये सब चीज़ें वो प्रमोट करते थे ताकि सब जो है सबके बीच में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस एंड गुड गवर्नेंस ही इंट्रोड्यूस्ड धम्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अशोका के धम्मा के क्या फीचर्स थे। तो पहला फीचर है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की, टीचर्स की, एल्डर्स की, ब्राह्मण्स की, मॉन्क्स की, सर्वेंट्स की, रिलेटिव्स की तो खैर नहीं करनी चाहिए, बट पुअर्स की, नीडीज की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये अशोका कहते थे। नेक्स्ट फीचर है आपका मोरल वर्च्यूज़, कि आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, ठीक है, दया भावना होनी चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, जेनरोसिटी होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस की मतलब आप सच बोलें, एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं किसके, धम्मा के।
नेक्स्ट आता है नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, ठीक है, वायलेंस को अवॉइड करना, मारपीट को अवॉइड करना, ठीक है, अननेसेसरली किसी ह्यूमन को या एनिमल को मारना। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एविल क्वालिटीज़, मतलब आपके अंदर गुस्सा है, क्रुएलिटी है, जेलसी है, प्राइड है, नफरत है, ये सारी भावना जो है इसको कंट्रोल करना जितना भी हो पाए पॉसिबल। नेक्स्ट आपका आता है ऑपोजिशन टू रिचुअलिज्म, ठीक है, मतलब कि गुड कंडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, कि आप अच्छे से बिहेव करें, ठीक है, मोरली आप अच्छा सोचें लोगों के बारे में, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिर्फ रिचुअल्स और सेरेमनीज़ को परफॉर्म करने से, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्वर्ट पर्सनल वर्च्यूज़ इनटू सोशल सर्विस फॉर सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी के लिए दया की भावना है उतना ही काफ़ी है, नहीं, आप अपनी उस दया की भावना का इस्तेमाल करके सोसाइटी के लोगों की मदद भी करिए, ठीक है, ये है इसका फीचर। नेक्स्ट आता है रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब कि सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी दूसरे के फेथ को अननेसेसरली क्रिटिसाइज़ नहीं करना, दूसरे रिलीजन को पढ़ना, उनकी जो अच्छी टीचिंग्स हैं उनको एडॉप्ट करना, ठीक है, एंड हार्मनी प्रमोट करना, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं धम्मा का फीचर्स। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, वाई हैज़ अशोका बीन कॉल्ड द ग्रेट, मतलब किसी भी रूलर को द ग्रेट का टाइटल नहीं दिया गया है, अशोका को द ग्रेट क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है कि अशोका जो थे उनको द ग्रेट इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके आइडियल कैरेक्टर की वजह से, उनका वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने पीस को और धम्मा को का प्रमोशन किया है, ठीक है, उसकी वजह से जो आपके हिस्टोरियन H.G. वेल्स हैं वो उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ किंग कहते हैं। मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है कि बाकी जो रूलर हैं उनका फोकस रहता है कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं, ठीक है, हमारा राज्य कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सब ऑक्यूपाई कर लो, सबको हरा दो, वायलेंस करो, मारपीट करो, बट सब कुछ अपना होना चाहिए, ये फोकस रहता है, जबकि अशोका का ये फोकस नहीं था। उन्होंने अपनी जनता को हमेशा पहले रखा है, अपनी जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सारे राजाओं से ज़्यादा काम किया है, इस वजह से उनको द ग्रेट कहते हैं। इसके बाद इसके अलावा जो आपका जो कलिंगा वॉर था उसमें ये जीते, लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा खून खराबा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ युद्ध को ही नहीं त्यागा, ठीक है, उन चीज़ों को, नेगेटिव जो चीज़ें थी उनको भी त्यागा, और इसके अलावा पीस को, ठीक है, धम्मा को प्रमोट किया अपने पूरे एम्पायर में। तो इसके बाद आते हैं कुछ रीजंस, तो वो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला है वास्ट एंड स्टेबल एम्पायर, तो आपका जो अशोका का एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, एंड इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपैंड किया पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब साउथ का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। नेक्स्ट आता है वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो है ये अपनी प्रजा को अपने बच्चे के जैसा ट्रीट करते थे, एंड अपनी प्रजा के लिए इन्होंने बहुत सारे रोड, वेल, कैनाल, पार्क, ठीक है, बहुत सारे छायादार पेड़, रेस्ट रूम, हॉस्पिटल और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन ऑफ पीस, तो कलिंगा वॉर के बाद इन्होंने वॉर को पूरी तरीके से त्याग दिया एंड पीस एंड नॉन वायलेंस की पॉलिसी को एडॉप्ट किया। फिर आता है प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, तो धम्मा मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बताया, तो इन्होंने धम्मा को प्रमोट किया था, ठीक है, प्रोपोगेट किया था। फिर आता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, इन्होंने एक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी जिसमें इन्होंने बहुत सारे मिशनरीज़ को, इंक्लूडिंग अपने बच्चे को महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी थी और महेंद्र इनके बेटे थे, तो इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था ताकि ये बुद्धिज़्म को और ज़्यादा फैला पाएँ, ठीक है। आज जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ हैं आसपास की, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं, चाइना में भी, तो यहाँ पे क्या है, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। तो ये कहाँ से उनको पता चला, तो ये जो मिशनरीज़ इन्होंने भिजवाए थे, ठीक है, इनके थ्रू ही डिफरेंट कंट्रीज़ को बुद्धिज़्म के बारे में पता चला। लास्ट पॉइंट है आपका गुड गवर्नेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो उन्होंने इंश्योर किया कि इनके पूरे एम्पायर में बहुत ही पीस हो, जस्टिस हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिली है, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर, इतना वास्ट, इतना बड़ा एम्पायर था, लेकिन एट द एंड इसका भी डाउनफॉल आया, ठीक है, हर जो अच्छी चीज़ होती है उसका कभी ना कभी अंत निश्चित है, ठीक है, हर चीज़ का, तो इसका भी अंत हुआ। तो इसके हम देखते हैं रीज़न क्या क्या थे। तो अशोका की डेथ के 50 साल बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ। जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे आपके बृहद्रथ, उनको उन्हीं के मिलिट्री जनरल ने पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था, एंड इसके बाद उन्होंने शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी थी,
ठीक है। तो इसके डाउनफॉल के, पूरे मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के मेजर कॉजेज़ कौन कौन से थे? तो पहला रीज़न है आपका रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका। तो जो अशोका थे वो धम्मा को प्रमोट करते थे एंड जो वैदिक सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स और सेरेमनीज़ हैं, इन सब चीज़ों को वो अपोज करते थे, ठीक है। वो मानते थे कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बताया मैंने आपको डिटेल में इतनी सारी चीज़ें, ये सब होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस करो, रिचुअल परफॉर्म करो, इन सब चीज़ों के। तो आपके जो ब्राह्मण थे, जो प्रीस्ट कम्युनिटी थी, वो इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा खफा थे, ठीक है। एंड एक बड़ी कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो ना मिलना भी काफ़ी मेजर रीज़न रहा था इनके डाउनफॉल के पीछे। नेक्स्ट रीज़न है आपका पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मारपीट युद्ध ना करना, ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरे एम्पायर को जब आपको संभालना है तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि आप तो चलो नहीं करोगे, लेकिन अगर सामने से किसी ने अटैक किया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था। अशोका की जो पॉलिसी थी अहिंसा की, उसने मिलिट्री स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा वीकन कर दिया था। इस वजह से जो आर्मी की एबिलिटी थी कि उतना ज़्यादा, मतलब कोई अटैक कर रहा है तो उससे निपटना, ठीक है, मिलिट्री पे भी जो फोकस था इनका काफ़ी कम हो गया था। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न आता है आपका फाइनेंशियल वीकनेस का। तो बहुत बड़ा एम्पायर हो चुका था उस टाइम पे एंड आर्मी भी बहुत बड़ी थी, तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ठीक है, इतने बड़े एम्पायर को, इतने बड़ी आर्मी को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। एंड इसकी वजह से इन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, तो लोग टैक्सेस भी पे नहीं कर पाते थे उधर। तो ये जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो पूरा एम्पायर है उसको एक स्ट्रॉन्ग एम्परर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। एंड अशोका की डेथ के बाद जितने भी आपके सक्सेसर आए थे, जितने भी राजा बने थे, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, तो वो इतने बड़े एम्पायर को ठीक से संभाल नहीं पाए। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका इससे ही रिलेटेड है, वीक सक्सेसर्स एंड इंटरनल वीकनेसेस से, ठीक है। तो जो आपके राजा थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे अशोका की डेथ के बाद, जितने भी आपके राजा बने वो सब, तो इस वजह से उनके जो डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे वो सोचते थे कि राजा तो बहुत ही कमज़ोर हैं, तो सबको हरा वरा के अपना अलग से ही राज्य बना लो, अपना अलग से ही प्रोविंसेस को पूरा खुद ही हैंडल करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लोकल ऑटोनॉमी जो है, इन चीज़ों की डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो राज्य आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड आउट ऑफ ऑल द रीज़न, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये आपका वन ऑफ द सबसे मेजर रीज़न है, ठीक है, कि जो मेन राजा था, जो पूरा एम्पायर को संभालने वाला था, वही इतना ज़्यादा वीक था। तो जो आपके स्टेट थे, डिफरेंट प्रोविंसेस थे, उनके जो आपके गवर्नर होते थे, उन्होंने सोचा कि छोड़ो बाकी सबको, लड़ बढ़ के अपनी छोटी सी आर्मी बना लो एंड खुद अपना अलग से एक राज्य बना लो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब कौटिल्य एंड हिज लिटरेरी वर्क अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य हैं, जिनको आप चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये एंशंट इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर और इकोनॉमिस्ट थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ एडवाइज़र थे, ठीक है। जो नंदा डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रो करके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत एडवाइसेस दी हैं, बहुत हेल्प करी है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। इसके अलावा इनको माना जाता है कि इन्होंने अर्थशास्त्र जो बुक है वो लिखी है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे और अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना था कि जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, ये अलग अलग लोग थे, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र है बुक है, उसके भी ऑथरशिप की किसने एग्जैक्टली लिखा है, कब लिखा है, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्योर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है। अब हम देखते हैं ये बुक के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ चीज़ें। तो सबसे पहला है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब पूरे राज्य को कैसे संभालना है, राजा की क्या ड्यूटी है, पूरे गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टैक्सेशन कैसे होगा, ठीक है, मिलिट्री को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है उस टाइम की, वो यही थी अर्थशास्त्र।
इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र की मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन करी गई है वो ये है कि आपका जो आइडल राजा है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसकी क्या ड्यूटीज़ है अपनी प्रजा की तरफ। ठीक है, इसके अलावा इसमें गुड गवर्नेंस के बारे में भी लिखा है कि एक गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप मानेंगे कि आपका जो राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। ठीक है, इसके अलावा लोगों का जो वेलफेयर है उसके बारे में लिखा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस बुक में सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट लिखा है, मतलब कि 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट जो है ये चीज़ इस चीज़ के बारे में इस बुक में मेंशन्ड है। अब ये होता क्या है, तो सप्तांग मतलब होता है बेसिकली 7 लिम्स और 7 एलिमेंट। तो जो कौटिल्य हैं उनके अकॉर्डिंग जो एक स्टेट है उसके 7 सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्वामी जिसको राजा कहते हैं, फिर आता है अमात्य मतलब जो आपकी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर और ऑफिशियल होते हैं, फिर आता है आपका जनपद, जनपद होती है टेरिटरी और प्रजा लोग। ठीक है, फिर आता है दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, फोर्ट मतलब आपको पता होगा किला होता है। ठीक है, तो कोई अगर फॉरेन इन्वेजन होता है, ठीक है, कोई आपका एनिमी आता है, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किला बनाया जाता है। ठीक है, कि आपको ये प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है आपका कोष, कोष मतलब होता है ट्रेजरी धन। ठीक है, फिर आता है आपका दंड या बल, तो ये आपका आर्मी होता है जिसका मतलब होता है फोर्सेस। एंड फिर आता है आपके मित्र, कि आपके कुछ दोस्त भी होने चाहिए, आपके कुछ फ्रेंडली स्टेट भी होने चाहिए। तो ये जो 7 हैं ये 7 सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के, कि ये होने ही होने चाहिए। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है ये उसके लिए ज़रूरी है कि ये 7 एलिमेंट्स जो हैं उसमें हों जिससे कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएँ। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि जो अर्थशास्त्र है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच को बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लंबी लंबी फेंक रहे हैं बुक में, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जो करी जा सकती है एक्चुअली में रियलिटी में पॉसिबल है उन्हीं चीज़ों को इसमें लिखा गया है। इसीलिए आपके जो कौटिल्य हैं उन्हें इंडियन मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली जो थे वो एक बहुत ही फेमस यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में और ये स्टेट क्राफ्ट के बारे में बेसिकली कि पूरे किंगडम को कैसे रूल करना है, क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए, मिलिट्री को कैसे मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो बहुत फेमस हैं ठीक है इन सब चीज़ों के लिखने के मामले में। एंड उन्होंने भी ये चीज़ को फॉलो किया है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, इसलिए उन्हें ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।